लेकिन जो प्रत्याशी हाँ आज मैदान में हैं, जो इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ने के अपने आप को प्रत्याशी कहलवाना पसंद करते हैं, उनमें इकरा हसन नंबर 1 पर है। इकरा हसन, उनकी माँ सांसद रही, बाबा सांसद रहे, पिताजी उनके सांसद रहे। इकरा हसन ने स्वयं अपने वर्क से, अपने मेहनत से अपने भाई को जिताने का काम किया, नाहिद हसन को। तो प्रदीप चौधरी सांसद हैं कैराना लोकसभा से, लेकिन किन परिस्थिति में सांसद हुए वो सभी जानते हैं। सज्जन व्यक्तित्व है, लेकिन क्षेत्र में कितनी उनकी हाजिरी है, कितने % गांवों का उन्होंने भ्रमण किया है, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, वोट मांगने के समय पे हो, या उन 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा। शामली तक सीमित रहे, शामली में भी गुज्जर बेल्ट तक सीमित रहे। प्रधानमंत्री की दौड़ की बात करें, रेस की बात करें, तो उसमें अखिलेश को कहां पाते हैं? देखो, जहां तक अखिलेश जी की बात है, और अगर जो किसी कार्यकर्ता समाजवादी के से पूछोगे आप, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबसे बेस्ट अखिलेश नजर आएंगे। किसी का हाथ पकड़कर साथ छोड़ना न जिंदगी का उसूल है और न सियासत का दस्तूर, लेकिन भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जहां सियासत की परिभाषाएं लोग अपने अपने तरीके से गढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र को भी अपने ही अंदाज में चलाते हैं। आज हम लोग कैराना लोकसभा की एक विधानसभा थाना भवन पड़ती है और इसी का एक गाँव है दकौड़ी जमालपुर। वहीं पर हमारे साथ एक शख्सियत है शेर सिंह राणा जी, उनसे हम बात करते हैं। बात करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि शेर सिंह राणा वो शख्सियत है जो 1998 से आज 2023 अर्थात 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 25 वर्षों में सपा का दामन थामा है और आज तक कभी बहके नहीं। उनकी खुददारी, उनकी रवायतें और उनकी मिसालें अपने आप में बेमिसाल हैं। ये थाना भवन जो विधानसभा है इस पर, तो इसी बारे में कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं शेर सिंह राणा, मेरा गांव दकौड़ी जमालपुर है, ब्लॉक थाना भवन। राजनीतिक बैकग्राउंड मेरी, मैं सन 2000 से जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फरनगर और 2012 के बाद में जिला पंचायत सदस्य शामली रहा हूं। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार की सरकार की अपनी चुनाव की नीति है, प्रत्येक दिन योगी मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव किस प्रकार से लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, तानाशाही के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उस तानाशाही रवैये से हमें चुनाव हरा दिया गया जिला पंचायत अध्यक्ष का। जनता का मैंडेट 15 वोटों का आया। ये आपका नजरिया है या आपके पास पूरा वेरिफिकेशन है इस बात का? बिल्कुल वेरिफिकेशन है। जनता का मैंडेट 19 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 जिला पंचायत सदस्य विपक्ष के जीत कर आए थे। चुनाव से ठीक आधा घंटा पहले, मतदान से आधा घंटा पहले, डीएम शामली ने योगी जी के इशारे पर, उस तानाशाही रवैये के इशारे पर 9 व्यक्ति को हेल्पर दिए गए। हेल्परों ने वोट डाले हैं। जिस प्रजातंत्र में राजनीतिक व्यक्ति को चुनकर जाने का, चुनाव लड़ने का और चुनकर जाने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, उसे वहां अपनी वोट डालने का अधिकार भी नहीं रहा। जो सदस्य जिला पंचायत हमारे जीत कर गए थे, उन्होंने वोट जो डाला है वो डीएम के हटकाने पर, कप्तान के हटकाने पर, प्रशासनिक अधिकारियों के हटकाने पर, या सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर, दबाव में उन्होंने अपने उनको हेल्पर दिए गए और हेल्परों ने वोट डाला। तो जैसे लोकसभा 2024 है, 24 आने से पहले जो एमपी साहब है, 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है प्रदीप चौधरी का, आपका अपना नजरिया क्या है इस कार्यकाल पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो प्रदीप चौधरी सांसद हैं कैराना लोकसभा से, लेकिन किन परिस्थिति में सांसद हुए वो सभी जानते हैं। सज्जन व्यक्तित्व है, लेकिन क्षेत्र में
कितनी उनकी हाजिरी है, कितने % गांवों का उन्होंने भ्रमण किया है, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, वोट मांगने के समय पे हो, या उन 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा। शामली तक सीमित रहे, शामली में भी गुज्जर बेल्ट तक सीमित रहे। जो गुज्जर बेल्ट है, गुज्जर बेल्ट के भी मेरे ख्याल से 50% गांव इस तरह के होंगे जो उनसे अछूते रहे होंगे। विकास के नाम पर मैं नहीं मानता शून्य है। तो क्षेत्र की जनता फिर जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर वोट बंटने का काम करें तो भले ही उनको वोट चली जाए, नहीं तो वोट का कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छा, लोकसभा कैराना में जैसे इकरा हसन है, मनीष चौहान है और भी कुछ चेहरे हैं, तो कौन सा चेहरा ऐसा लगता है कि इस बार मतलब कहीं ना कहीं जनता उनको टारगेट कर रही है, जनता का फोकस उनके ऊपर है, ऐसा कौन सा चेहरा आपको लग रहा है? देखिए, जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो राजनीति करेगा, जनता तो उसको लाइक करती है। मनीष चौहान हुए, अच्छी शख्सियत हैं, उनकी बैकग्राउंड अच्छी है, लेकिन अभी पिछले दिनों महिर भोज प्रकरण चला और एक किसी महापुरुष को एक जाति में सीमित कर देना और उसी तरह की राजनीति करना, तो शायद वो कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रयासरत हैं। बीजेपी का बेस वोट बैंक जो माना जाता है वो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, अति पिछड़ा जो बीजेपी को मजबूत करता है, लेकिन उन्हीं के साथ अगर जो टकराव करेंगे मनीष चौहान, तो मनीष चौहान कहीं नहीं है। इकरा हसन, उनकी मां सांसद रही, बाबा सांसद रहे, पिताजी उनके सांसद रहे। इकरा हसन ने स्वयं अपने वर्क से, अपने मेहनत से अपने भाई को जिताने का काम किया, नाहिद हसन को, और उस समय पर जिताने का काम किया जिस समय देश का गृह मंत्री कैराना विधानसभा पे डोर टू डोर कन्वेंसिंग करके गए हों, पर्चे बांट के गए हों अमित शाह जी। तो मजबूत है अपना आप में। अब जहां तक सवाल है कि गठबंधन के पास सीट लोकदल के पास जाएगी या समाजवादी के पास जाएगी, वो अपना अलग वो है। जो इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ने के, अपने आप को प्रत्याशी कहलवाना पसंद करते हैं, उनमें इकरा हसन नंबर 1 पर है। अच्छा, जैसे गठबंधन पहले भी हुआ है सपा का और अब अलायंस, इंडिया अलायंस हुआ है, तो इंडिया अलायंस को आप चूंकि सियासत की गहरी मालूमात रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो इंडिया अलायंस को आप किस नज़र से देखते हैं और इसका फ्यूचर क्या नजर आता है आपको? देखो, इंडिया अलायंस का तो पता इसी बात से लगता है कि जिस समय से ये गठबंधन हुआ और इंडिया इसका नाम रखा गया, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उन सब के पेट में दर्द है। वे लोग सब के सब आज उस इंडिया नाम को हटाने के लिए, जो हिंदुस्तान को, जो भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसको, उस पर कोई आपत्ति कर रहे हैं। वो भी हटना चाहिए। तो उस इंडिया गठबंधन की मजबूताई का तो इसी बात से वे स्वयं उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना मजबूत है। प्रधानमंत्री की दौड़ की बात करें, रेस की बात करें, तो उसमें अखिलेश को कहाँ पाते हैं? देखो, जहां तक अखिलेश जी की बात है, और अगर जो किसी कार्यकर्ता समाजवादी के से पूछोगे आप, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबसे बेस्ट अखिलेश नजर आएंगे। अखिलेश जी का अपना मानना है कि मैं उस प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, लेकिन हम समाजवादियों का यह मानना है कि इस इंडिया गठबंधन में अगर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई चेहरा है तो अखिलेश जी का है। जिस प्रकार का उनका कार्यकाल 2012 से 2017 का कार्यकाल रहा है, जो जो उन्होंने सुविधाएं, जन सुविधाएं के लिए कार्य किए हैं, वो आज तक किसी पार्टी ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं किए। चाहे वो 100 डायल का कार्य हो, चाहे वो 108 नंबर हो एम्बुलेंस, चाहे वो 112 नंबर हो, चाहे वो 1090 हो, जो भी वर्क हुए हैं वो सब के सब धरातल पर हुए हैं और सब
आम जनमानस की सुविधाओं के लिए अखिलेश जी ने कार्य किए। अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद कुछ एक फैसला आया है कि 14 एंकर्स को बाइकआउट कर दिया है सीधे सीधे। इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जो पहले से कार्य करना चाहिए था इन तमाम विपक्षी दलों को, जो आज इंडिया गठबंधन बना के इन्होंने किया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर जो पहले से कर देते तो शायद इतना बुरा हाल देश का ना होता। अगर जो टीवी चैनल खोलकर बैठते हैं और न्यूज चैनल खोलते हैं तो खासकर उसमें वो डिबेट होती है, और डिबेट के अंदर जो रेंट पे वसूल किए हुए, रेंट पे हायर किए हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बैठाया जाता है, अक्सर किसी जाति संप्रदाय को टारगेट करने के लिए। किसी अच्छे, जिसके लंबी दाढ़ी होगी, सिर पे गोल टोपी होगी, उस व्यक्ति को लाएंगे कि आपको 5,000 50,000 आपको मिलेंगे, आप हमारी डिबेट में आए। और वो तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे संप्रदाय को गाली दिवाने का काम करता है, और हमेशा उस न्यूज को दिखलाने का कार्य करते हैं जो बांटने का काम करते हो। तो क्या आप भी आपने पर्सनल फील किया है कि ग्राउंड पे ये जहर जो घोला गया है, जो एक कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम वाद है, इसकी देन मतलब मेन एंकर्स ही है? सबसे बड़ी देन एंकर्स हैं। अच्छा, आम आदमी को किस तरह से जागरूकता होनी चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स की सच्चाई को समझे, पूरी मतलब शासन की सच्चाई को समझे? जो ये ब्यूरोक्रेट्स को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है, तो उसको समझने के लिए कोई एक लाइन 2 लाइन में एक मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को कि ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई कैसे समझे और उनको फेस कैसे करें। सबसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि होगा वो ब्यूरोक्रेट्स को साहब कहने का एक तकिया कलाम हो गया है कि बीडीओ साहब, सीडीओ साहब। ये गलत है। वो गलत है। बहुत अच्छी बात है, रिपीट जो जो जिस पद पर है उस पद का हम नाम ले सकते हैं बीडीओ, लेकिन साहब अगर जो लगा रहे हैं तो वो सम्मान के लिए, वो जनप्रतिनिधि जो लगा रहे हैं वो जनता की, जो आम जनता नागरिक है, उस नागरिक की भावनाओं को उसने साहब लगा दिया। लेकिन वो, उसे ये जानकारी रहनी चाहिए व्यक्ति को कि हम जिसके सामने साहब लगा रहे हैं वो तुम्हारा नौकर है, वो नौकरी कर रहा है। जनप्रतिनिधि बिगर पैसे के जनता की सेवा करता है, अपना कार्य करता है। जितने अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उस जनता की सेवा के लिए वो पैसा लेकर जनता की सेवा का काम करने का काम करते हैं, और उसके उपरांत भी जनता उनको चंदे के तौर पर, रिश्वत के तौर पर, उनके इनाम के तौर पर जो उन्हें पैसा दे रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को छलने का काम किया, वोट लेने का काम किया, लेकिन जब राम जन्मभूमि के नाम पर वो भूमि अधिग्रहण किया गया तो कितना बड़ा उसमें घोटाला हुआ, सबके सामने आया। लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज देश के अंदर हो रहा है, उन पर सब मेरी जनता से अपील है कि वो उन पर फोकस करें और तब अपना वोट करें। आप, वोट का अधिकार आपका है, आप किसको वोट करना है, लेकिन उन सब को देखने के बाद वोट करें। मेरा इसी में एक कहना है, जो इन्होंने बांटा है इस देश को, कहीं जाति के आधार पर बांटा है, कहीं धर्म के आधार पर बांटा है, और कहीं डंडे के आधार पर बांटा है। मैं कहना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। कुछ नदियों के नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। मोदी जी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और अंत में मैं कहूंगा, कुछ पैसों में जाकर मित्रों जहर भी ले आओगे, 100 करोड़ में भी अमृत की बूंद नहीं एक पाओगे। मोदी जी, जिस कवि ने भी लिखी यह कविता, यह पंक्तियां, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छी लिखी, और खासकर आज की सरकार से कहना चाहूंगा, उसे जगाना चाहूंगा कि बांटने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करे। धन्यवाद।